समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उठाने का कार्य किया है। तो आप तहे दिल से जो है आप बधाई के पात्र हैं। आपको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और मैं आपको आमंत्रित करूँगा माननीय एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। धन्यवाद गंगा भाई। सभी सम्मानित साथियों को फिर से जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानजन और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी विद्वान साथी। अभी कई लोग थे, अब देखिए यही चीज़ें होती है ना कि कई साथी आए हमारे, अपना स्पीच दी, अपना बात करी, अपना चल दिया। यही हमारा समाज निर्माण की स्थिति है कि हम लोगों में 2-3 घंटे का सब्र नहीं है सोसाइटी के लिए। काम हमारा इतना बड़ा है, लक्ष्य हमारा ये है कि हमें सदियों से नींद में सोया हुआ समाज चिर निद्रा में है। बाबा साहब रात भर जागते थे, 2-3 घंटा मात्र सो पाते थे। जब एक पत्रकार ने, किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई देश तो आज़ाद होने को है, गांधी जी आराम कर रहे हैं, नेहरू जी आराम कर रहे हैं, पटेल साहब आराम कर रहे हैं, और आपको मैं कई दिन से लगातार देख रहा हूँ, आप रात के 11 बजे भी पढ़ते हुए मिलते हैं, 12 बजे भी पढ़ते हुए मिलते हैं, 1 बजे भी पढ़ते हैं। ये क्या है, आप क्यों नहीं आराम कर रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि देखो, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर का समाज जागा हुआ है, इसलिए वो सो सकते हैं, लेकिन मेरा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समाज का पैरवी हूँ जो अभी बहुत गहरी नींद में, और वो तब भी गहरी नींद में था और आज भी गहरी नींद में। बस इतना है कि आज हम थोड़े जगाने वालों की संख्या कुछ हद तक बढ़ गई है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर थोड़े से अपने चंद साथियों को लेकर के कोशिश में जुटे थे। आज ये है कि देश भर में हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ता हो गए हैं। कुछ हद तक हम कह सकते हैं लाखों की संख्या में भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा जागने की स्पीड बढ़ी है, लेकिन जितना हमारे जागने की संख्या, जगाने वालों की संख्या बढ़ी है, उसके कई गुना सुलाने वालों की संख्या और तेजी से काम करने लगे हैं। हमारा एक स्टेप होता है और हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी है, जो विपक्षी है, वो हमारे एक स्टेप को, जैसे गांव के छोटे से लेवल पर से आप ये एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अगर एक एक्टिविस्ट किसी गांव में तैयार होता है तो जो दूसरा पक्ष है वो ये देख लेता है यहाँ ये एक तैयार हो रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए, तो उसी के भाई, उसी के बिरादर, उसी के परिवार को तैयार कर दिया जाता है उसके खिलाफ, और उसका परिवार उसके खिलाफ हो जाता है, और वो अपने परिवार से ही जूझने, लड़ने, उन चुनौतियों में वहीं पर खत्म हो जाता है। ये हमारे विपक्षी का काम है। और ये विपक्षी आपका, बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन लगा के चले गए, और जैसी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया था। अगर उस 14 अक्टूबर 1956 के वो 22 प्रतिज्ञाओं को अगर आप देख लीजिए, हम आज सब बाबा साहब की, अभी आपने देखा हम सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती पर। अगर उनमें से आप पूछ लीजिए कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो 1% भी लोग आपको नहीं मिलेंगे कि जो बाबा साहब के नाम पे सब कुछ करने को दे। लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो उनकी जिंदगी का निचोड़ थी, और उनकी जिंदगी का निचोड़ क्या थी, हमारे लिए एक सॉल्यूशन था। जीवन भर पढ़ के, जो मैं अभी बात कर रहा था, बाबा साहब ने पढ़ाई करी। वो पढ़ाई इसलिए नहीं करी बाबा साहब ने कि वो कोई पद हासिल कर लें, कोई नौकरी हासिल कर लें, कुछ कर लें। वो जो पढ़ाई करके उन्होंने जो निचोड़ दिया था, दिन रात तड़पते रहे, सोचते रहे कि यार आखिर कैसे हमारे दुखों की मुक्ति होगी। इन बदहाल, फटेहाल, कंगाल, शोषित, अपमानित, पीड़ित, जो मर्जी इनको मार दे रहा है। जानवर की इज्जत है, जानवर की हैसियत है, इनकी कोई हैसियत नहीं बन पा रही। पीठ में इनके झाड़ू बांध दिया गया है,
कमर में इनके मटका लटका है, जमीन पर थूकने का अधिकार इनके पास नहीं बचा, चलने का अधिकार, ये कैसे इनको दुखों से मुक्ति दिलाएंगे? इस पर जब बाबा साहब जिंदगी भर सोचते रहे तो इस सोचने, चिंतन, मनन करने पे अपने 4 बच्चों की मौत उन्होंने नहीं देखी। अपने 4 बच्चे उनके खत्म हो गए, उसकी परवाह उन्होंने नहीं करी, पत्नी चली गई, उसकी परवाह नहीं करी, अपना एक एक पल लगा दिया। तब हमको ये फॉर्मूला दिया, लास्ट में वो जो एक फॉर्मूला दिया, जो 22 प्रतिज्ञाओं का फॉर्मूला। लेकिन कितने लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी? कितने लोगों ने वो पंचशील को धारण किया? वो पंचशील उसी में है। तो आज इसीलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं कि लोग बहुत हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत हो गए, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले लोग नहीं। बाबा साहब की बात मानने वाले लोग नहीं हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग। और इसी चीज से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर परेशान थे, चिंतित थे। वो कहते थे कहीं तुम मेरे नाम की जय जयकार करने में ही अपना समय मत गवा देना, कहीं तुम मेरी भी मूर्तियां लगा दो, मेरी फोटो लगा के मेरी जय जयकार करो और सोचो तुम्हारा भला हो जाएगा। उससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हारा भला कैसे होगा उसका उन्होंने हर फॉर्मूला दिया, 22 प्रतिज्ञाएं दी, 3 हमें सॉल्यूशन दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब शिक्षित बनो में भी क्या हुआ? हमने सोचा जो हमने स्कूली एजुकेशन ली हम शिक्षित हो गए। हमने हाई स्कूल करा, इंटर करा, बीए करा, बीएससी करा, एमएससी करा, बीएड कर लिया, एलएलबी कर लिया, जो भी बीटेक कर लिया, नौकरी ली, हमने कहा हम शिक्षित हो गए अपने बाबा साहब की। ये शिक्षा नहीं है। अभी तो बाबा साहब का सिलेबस तैयारी कहाँ हुआ? अभी ये सब बातें यहाँ पर आ रही थी, ये मीडिया आपका नहीं है। अभी तो और बड़े रखने हैं कि बस ये आपका काम कौन करेगा? आपका भाई फावड़ा चलाना, आपका हल चलाना, आपका प्रेस करनी है, आपका कपड़ा सिलना है, इसलिए इनको जिंदा रखना जरूरी है। बाकी जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात है उसके लिए ये नहीं है। तो आज जो हमारे एमपी इतरा रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के, आज जो हमारे एमएलए इतरा रहे हैं, अगर ये बाबा साहब ये फिक्स नहीं कर गए होते, उस समय न लड़के फिक्स कर गए होते, ये एमपी होते, इनको टिकट मिलना सपने में भी नहीं सोच सकते थे कभी टिकट मिले। क्या जनरल सीट में आपको आज मिल रहा है? आपको सिर्फ उतना मिलता है जो रिजर्व सीटें। और रिजर्व सीटों में भी मैं बता रहा हूँ, हमारा राजनीतिक जीवन से भी बिल्कुल नजदीक का वास्ता, बिल्कुल काट छांट कर छान कर ऐसे व्यक्ति को टिकट देती हैं वो पार्टियां जिसके दांत और आंख दोनों तोड़ दिए जाते हैं, न काट सकता न ज्यादा जिंदा रह सकता। ज्यादातर आप देखते होंगे जो शेड्यूल कास्ट के मंत्री बनते हैं, मरणासन अवस्था में जब वो पहुंच जाते हैं, तमाम बीमारियां उनको हो जाती हैं, कैंसर कैंसर क्या क्या, वो मंत्री बन के इलाज ही कराते रहते हैं और उसी दौरान मर भी जाते हैं। तब उनको मंत्री बनाया जाता है जब वो किसी काम के नहीं रहते हैं, या जो विचारधारा से पूरी तरीके से समझौता किया हुआ होता है उसको टिकट दिया जाता है। जरा भी समाज के लिए बोलने वाले व्यक्ति को उन पार्टियों में टिकट तक नहीं दिया जाता है, वो भी कौन सीटों में? रिजर्व सीटों में, जो सिर्फ उनके लिए। तो कितने प्रतिबद्ध वो लोग अपनी विचारधारा के प्रति हैं, वो कितने कमिटेड अपनी आइडियोलॉजी के लिए हैं, और हम कितने कमिटेड हैं। अभी हमारे 2-4 साथी यहाँ पर थे, क्या करना हमें ये तुष्टिकरण, कोई नाराज होए, कोई करे, होए जिसको नाराज होना, क्या करेंगे? हम धोखेबाज लोग हैं। जिस व्यक्ति ने 3-4 बच्चे अपने चढ़ा दिए, उसकी विरासत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हमें 3 घंटा अगर हमें बैठने में, हम क्या समाज निर्माण करेंगे? धोखा दे रहे हैं हम, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके अनुयायी हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जब दिमाग खराब हो गया था, 95 से बाबा साहब को पढ़ लिया था, दिमाग खराब हो गया था, रोना आ गया था, आंसू आ गए थे। 95 में 11वीं में पढ़ने के दौरान जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बताओ, आज तक हमको पता नहीं था इतना बड़ा व्यक्तित्व इस देश में कोई जन्मा है जिसने अपना एक एक पल, वो व्यक्ति मरा है, एक एक पल मरा है वो व्यक्ति, तब हमको जिंदा करके गया है। और हम कॉलोनियाँ देखिए हमारी सलवानी में, रोना आता है उन कॉलोनियों को देख के। ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी हैं, वो कमरे सफाई नहीं कर पाते, इतने कमरे बना दिए उन्होंने। 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, कारें हैं, और कर क्या रहे हैं? वो मंदिरों में पैसा चढ़ा रहे हैं। अभी परसों मैं मालदन वहाँ गया था, भगवंत सिंह भारती जी से मिलने। वहाँ पर वो बता रहे थे कुछ साथी कि कोई एक अधिकारी था, उसने पता नहीं कितने लाखों रुपए में ब्राह्मणों को 50 लाख
सिर्फ ब्राह्मणों की पूरी पूजा अर्चना सेवा करी रिटायर होने के बाद। ये है बाबा साहब के हम नमक राम संताने। अभी गरुड़ में किसी ने बता रहे कि 1 करोड़ या कितना 1 करोड़ रुपया किसी ने मंदिर बना दिया। इतनी नालायक कौन है हम? क्या बात करेंगे, क्या आंदोलन हम कर रहे हैं? अभी ये भीड़ से मत खुश होइए। आज हमारे पास सारा महापुरुषों का साहित्य, कितने कितने लोग, हम जब यहाँ बामसेट की यूनिवर्सिटी में जितना अंदर घुस रहे हैं उतना सर छोटू राम, कैसे कैसे लोग हैं जिनको हमने पढ़ाई नहीं है, जो क्या क्या कह गए। एक तो तुम अपने दुश्मन को पहचान लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख लो। दूसरा, तुम बोलना सीख लो। बस 2 बातें सीख लो। और हम अभी दोस्त और दुश्मन के, आज हमारे जितने लोग मारे जा रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ वो हत्याएं उनकी होती हैं जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं जानते। हमारा भाई जगदीश मारा गया, वो अंतरजातीय विवाह के कारण मारा गया। अगर उसने महापुरुषों को पढ़ा होता, वो सोशलिस्ट था, एक्टिविस्ट था, अगर उसने ये सब पढ़ा होता, ये साहित्य पढ़ा होता, उसको नहीं जाता तो वो हत्या हुई। वहाँ गया जो डीडी हाट में मैं जब गया, वो रामी राम की हत्या हुई थी जो चुनाव में, जब उसके परिवार से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कैसे हत्या हुई। उन्होंने कहा कल वोट पड़ने थे, आज रात उन्होंने शाम को उससे कहा कि भाई जरा कल के बारे में बात करनी है तो जरा आ जाए यहाँ। उन्होंने कहा जरा अद्धा पौवा भी मंगा रखा, बोतल वोतल का इंतजाम है। तो हमारा भाई हुआ, उन्होंने कहा होगा सारे खाएगा हमारी, वो हमारी करेगा और वोट मांगेगा। उन्होंने समझाया होगा, नहीं समझा, वहीं पर मार पीट के पत्थर से सिर कचला था, पूरा कानों से खून निकला था। हम उसकी जो दशा देख के आए, मतलब कि विभत्स तरीके से मारा था। कोई क्रूर कौन मारा गया? जो उधर था। जहां जहां आप दोस्त और ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मुझे मेरे रिश्ते के चाचा थे, उन्होंने मुझे 99 में एक बता दिया था। जब वो दिल्ली से आए थे, मैं गाँव गया, उन्होंने कहा बेटा बड़ा अच्छा लगता है, तूने हमारे खानदान का नाम आगे कर रहा, तू यहाँ भी लड़ा, आगे है, मूवमेंट कर रहा, संघर्ष कर रहा, अल्मोड़े में भी गया, तेरे से एक मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा 2 बातें ज़िंदगी में ध्यान रखना। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा शराब से यारी मत कर लो। तो मैंने देखा कितने कितने लोग वो सड़कों पर पड़े होते हैं, बेइज्जत होते हैं, बेचारे घर के ठीक होंगे, जिन भी कारणों से शराब पी लेते, अति कर देते, नशा अति कर देते, वो समस्याओं का समाधान नहीं निकल। अगर बुद्ध का जीवन पर जाते तो बुद्ध ने कहा भाई दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तो उन्होंने बुद्ध के उस दर्शन को अगर समझा होता तो वो दुख का कारण शराब के नशे में नहीं ढूंढते। उन्होंने कहा टेंशन हो गया, कोई समाधान नहीं सोच रहा, दारू पी लो, खूब नशा कर लो, लास्ट में वाला कहीं पड़े हैं, बेइज्जती हो रही, बैग भी कोई उठा ले जा रहा। ये है वो मतलब जो हमारे पुरखों ने जो हमको मंत्र दिए हैं, वो बाबा साहब हमको जो मंत्र दे के गए वो 22 प्रतिज्ञाओं में छिपे हैं। हम उन पर नहीं चल रहे। और जब तक, और मैं बता रहा हूँ आज ये देश वो 22 प्रतिज्ञाओं पर चल दे, मिनट में सांसें सूख जाएंगी। 2 मिनट में जो दुश्मन का सारा जो किला है ना, भरभरा के नीचे आ जाएगा। ये बाम से क्या देता है ये मूल निवासी फैक्टर, SC ST OBC, उन्होंने आपको ये कह रखा है आप दलित हो, नीच हो, शूद्र हो, हरिजन हो, लेकिन बामसेट कहता है आप इस देश के मूल निवासी। कितनी बड़ी स्वाभिमान का एक शब्द हमको हमारे संगठन इजाद करके दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नीच हो, दलित हो, अरे यार बेचारों पे रहम करो। कई बार हम देखते हैं अरे यार ये इन पर रहम कर रहा है, कुछ राशन वाशन दो यार इनको बेचारे। आपको बेचारा बना के रखा है और संगठन आपका कह रहा है आप इस देश के मूल निवासी हो। बाबा साहब कह रहे हैं आप इस देश के शासक हो, आप शासक जमात रहे हो इस देश के। आप अगर अपने को जान सकते हो तो आप शासक बनो, आप मूल निवासी, असली मालिक तुम हो। तुम्हारी बिल्डिंग में कोई कब्जा करके बैठा, तुम अज्ञानता में उसकी के पैर दबा रहे हो। तो इसलिए हमको अपने संगठनों को, अपने महापुरुषों को उस विचारधारा पर चलना है। इसलिए हमको लगा यार ये वंचित स्वर को चलाना चाहिए। इसलिए लगा कि हमारा मीडिया नहीं है। 2012 का मैं बता रहा हूँ, 2012 में जब ये प्रमोशन में आरक्षण वाला मैटर चल रहा था, पूरा हमारा सैलाब सड़कों पर था। जैसे अभी ना 2 अप्रैल पे हमारा पूरा सैलाब सड़कों पर था। अब 2012 में पदोन्नति में आरक्षण का जब खत्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय उत्तराखंड के हर कस्बे, हर शहर में अनुसूचित जातियों, और इन्होंने ओबीसी को तो उन्होंने उधर डाल दिया था, जनरल ओबीसी कर दिया था रणनीति से कि ये ताकत इनकी कमजोर करी जाए। लेकिन ये जो गिने चुने SC ST के जो लोग थे ये सारे सड़कों पर थे, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं था।
उस समय मुझे लगा बताओ हमारे 4000 5000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो मीडिया में खबर नहीं है, उनके 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो बड़ी खबर बन रही है। मैंने वहीं से जो एक आध अखबार आते थे 2012 से बंद कर दिए थे। मैंने कहा क्यों पढ़ना हो रहा है इनको, हम पैसा दे रहे हैं, मैं रोज का 5 रुपया दे रहा हूँ, महीने का मेरा 150 रुपया जा रहा है, साल का मेरा लगभग 1,500 हजार रुपया जा रहा है। 1,500 हजार रुपया मेरा साल के जाके इस मीडिया को बन पा रहा हूँ और ये मीडिया उसके बाद उनको मजबूत कर रहा है, हमको कमजोर कर रहा, तो हमें क्यों। तब हमें लगा कि भाई अपना एक मीडिया, अपनी आवाज़। मैंने ऐसा नहीं, ये इंटरेस्ट पहले से जाग गया था बहुत पहले। 4 में भी अभी जैसे पुग्याल जी ने बताया, हमने एक अखबार शुरू किया, हम कहाँ से भी हमारा वही एनालिसिस करने का एक मकसद था, हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उस समय तक हमें कुछ पता नहीं था ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता, क्या होता। खाली हमने 14 अप्रैल 2004 को एक अंक निकाल दिया, हम कहाँ। बाद में हमें पता चला अरे इसका तो पंजीकरण भी करना होता, ये भी होता। तो अब जब वो एक अंक निकाला, दूसरा अंक तैयार करा, उसको छापने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो फिर वो दूसरा अंक वैसी खटाई में गया। फिर हमें ये सारी चीज़ पता चली। फिर बहुजन न्यूज़ के लिए काम करा, आगरा से एक आता था, उसको फैलाया। फिर शिल्पकार टाइम्स आता था, उसको काफ़ी मेंबरशिप बनाई। कहीं यहाँ से रामनगर से नागलोक निकाला, बहुत साल। कई लोगों को पता ही नहीं, हमारे लोगों को मतलब ही नहीं होता। हमने कहा होगा यार, इसे कहीं से पैसा मिल रहा होगा, तब वंचित स्वर निकालेंगे, तो पागल थोड़ी हो रहा, तो कहीं से पैसा आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। ज़्यादातर लोगों को तो मतलब ही नहीं होता। एक बार हमारे एक इंजीनियर साहब थे, कोई वो कह रहे यार मैं तो यार ये अखबार तो हाँ मेरा, मैं चाय वाय जब बनाता हूँ, चाय वाय आती है, मैं नीचे बिछा लेता हूँ इस अखबार को। हमारे इंजीनियर साहब जिला पंचायत अल्मोड़ा में। तो ये समझ का स्तर है कि जिस समाज को अपनी उस चीज़ का पता नहीं, वो क्या, हाँ वो ये शब्द उन्होंने क्यों कहे वो मुझे नहीं पहचानते थे। वो 2-4 सवर्ण वहाँ पर लोग थे, तो एक पोस्टमैन अखबार ले आए वंचित स्वर, उसने ऐसे ही दिया वंचित स्वर, तो वो सवर्ण 2-4 के बीच में घिरे हुए थे। उन्होंने कहा अरे हाँ मेरे पास भी आता है, मेरे पास भी आता, मेरे तो टेबल में बिछा रहता है, चाय वाय रखने के काम आ जाता। मतलब उसने कहा ये लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आगे देता। जालेली में हमें अखबार भेजते भेजते 3-4 साल हो गए। हमने कहा यार बताओ, एक अखबार नहीं जा रहा, एक अखबार नहीं पहुंच रहा। लोग हमसे शिकायत कर रहे कि यार आपको हम पैसा दे रहे हैं और हमारा अखबार नहीं आता, ये नहीं हो रहा। तो बाद में देखा एक बार किसी ने वहाँ गधेरे में कम से कम 40-50 अखबार वंचित स्वर फेंके हुए थे। तो फिर पता करा वहाँ पांडे कोई पोस्टमैन था, उसको पता है ये अगर अम्बेडकर को पढ़ गए, अम्बेडकर को जान गए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमको नहीं पता कि हम अम्बेडकर को पढ़ जाएं तो हम कितने काम के हो सकते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने ये 2011 से फिर ये इसको शुरू किया। हमने सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, तो उसकी तो कल्पना करना ही बेकार है। मैं सोचता था कम से कम उत्तराखंड में 13-14 पत्रकार बना दें, 13-14 जिलों में 13-14 पत्रकार होंगे, धारदार लिखेंगे। मैं देखता था जब अपने गाँव की दशा, बहुत बुरे हाल है अपने गांव के, अपनी बस्तियों की। मैं राजपुरा जाता था अल्मोड़ा, जब वहाँ पर देखता था राजपुरा की हालत, संकरे संकरे घर हैं, संकरी सी नालियाँ गुजर रही, उन नालियों में मल बह रहा है, खुली नालियाँ हैं, वहीं पर लोग जी रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। और नगर निगम, नगर पालिका में सब कुछ है, न वहाँ पर लाइट होगा प्रॉपर। मैं सोचता था हमारे ऐसे साथी तैयार होंगे जो ये रिपोर्टिंग करेंगे, ये राजपुरा के इस हाल को बखान करेंगे, वो रेलापाली के हाल को बखान करेंगे, और स्यालीधार जो अनुसूचित जातियों की बस्तियाँ उनमें आज तक के थे। लेकिन वो जो भी साथियों को हमने देखा वो थोड़े थोड़े दिन में पत्रकार क्या बने, वो उनके अंदर वो कोट आया ही नहीं कि यार ये खोजी पत्रकारिता क्या है, हमारे पास कितना बड़ा एजेंडा है, कितना बड़ा मुद्दा है, समझ ही नहीं पाते हम लोग। तो ये था, सोचते थे कि पूरे उत्तराखंड में आज 4 पेज का निकाल रहे हैं, 8 हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, क्या पता लोगों ने चाहे इसे डेली बना देंगे। लेकिन वो सारा तो छोड़िए, वो कहीं कुछ नहीं है, बस जब तक जिंदा हैं उसको भी जिंदा रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा मुझे उसका भविष्य दिखता भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत ये हमने करा है कि फिर वही, अब हमने कहा टेक्निकल युग आ गया, सुझाव दिया लोगों ने वेबसाइट बनाओ, फिर 50,000 का एक उधार लोन लिया, फिर वेबसाइट बनाई। तो फिर उसके बाद हमने न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया। हमने कहा आजकल सब लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो रोज़ जो भी खबरें हमें मिल पाती हैं, कोई खबरें भेजते भी नहीं है, कहीं कहीं जुटा ली, जितना जुटा लिया, जितना जो कर लिया, वो पोर्टल पे हम खबरें लगाते हैं। उसके बाद फिर ये यूट्यूब चैनल, थोड़ा सा इसका से कम अपना जो पर्सनल अकाउंट है इसका यूज करिए, अपने व्हाट्सएप का यूज करिए। ऐसे ये करेंगे तो आज ये लहर हमारी पैदा हो गई है, लेकिन ये लहर को अब हमें आगे कन्वर्ट करना है। मैंने उस समय यही कहा गंगा भाई से, मैंने कहा देखो 14 अप्रैल का जो माहौल बन गया है, अब ऐसा ना हो कि अब अगले साल 14 अप्रैल को हम जागें।
हमने उस दिन हमारी यही बात है कि अब हमें बुद्ध पूर्णिमा पे कुछ करना चाहिए। फिर हमारा जून आ रहा है छत्रपति साहू जी महाराज का, उस पर कुछ करना चाहिए। फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा। जब जो महापुरुष की ये चेतना को बढ़ाते जाओ और केवल सेलिब्रेशन तक ना रख के इसको आइडियोलॉजी पर और जो बाबा साहब के जो दिए गए फंडे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ 22 सूत्रों के अलावा कुछ नहीं है। वो 22 सूत्र को पढ़ते रहो, रोज अपने घर में पाठ कराओ उसका, आप बच्चों के दिमाग में रोज डालो, बड़ा असर होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं आज ये बोल रहा हूँ जितना, हमारे पिताजी बीबीसी सुनते थे, रोज सुबह हमको उठाते थे, हम उठ नहीं पाते थे, नींद में होते थे, लेकिन घर में बीबीसी चला रहता था। ये बीबीसी लंदन है। अब आप नाम इससे समाचार सुनिए। वो 15 मिनट के बुलेटिन में, 20 मिनट के बुलेटिन में बीबीसी पूरी देश दुनिया की खबरें, साहित्य की चर्चा, ये चर्चा, खेल जगत की चर्चा और एक समीक्षा करके निपटा देता था 15-20 मिनट में। तो वो कान में सब पड़ता रहता है। आप रोज सुबह अपने घर में कम से कम बुद्ध के, यूट्यूब पे बुद्ध का सर्च कर लीजिए। बुद्ध के इतने अच्छे वो हैं, उनको चला दीजिए सुबह 4-5 बजे उठ के, तो बच्चों के कान में कुछ ना कुछ आपके पड़ेगा। तो उससे उनका कैडर का निर्माण होगा कि ये बुद्ध क्या है। वो जब कल पढ़ लिख जाएगा, वो खोजेगा बुद्ध को क्या है, अम्बेडकर को खोजेगा, ये अम्बेडकर क्या है, ये साहू जी महाराज क्या है, ये पेरियार रामास्वामी नायकर क्या है। लेकिन अभी तक हमारा उस दिशा में काम नहीं बढ़ा है। अभी हम कोई भी मीटिंगों में ज़्यादातर जा रहे हैं तो कौन आते हैं, रिटायर्ड लोग, बिल्कुल जो जर्जर हो चुके हैं, वो लोग मीटिंगों में पहुंचते हैं। वो भी इसलिए पहुंचते हैं खाली अपने मन की संतुष्टि के लिए कि यार अब क्या करें, खाली बैठे हैं, चलो मीटिंग में ही हो आते हैं। जो नई पीढ़ी कहीं नहीं दिख रही है, जो हमारी मातृशक्ति कहीं नहीं दिख रही है। लिखते रहिए, अपने बेशकीमती सुझाव को देते रहिए। जितना भी अखबार में कुछ निकलेगा हम निकालते रहेंगे जितना हमसे संभव होगा। हमने फिर भी, हमारे पास इतनी कठिन परिस्थितियां नहीं हैं। आज हमारे पास अपना परिवार है, जो भी हम जी रहे हैं, एक बहुत सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने बुरे हालात में जिया, वो तो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, उनकी सांसें नहीं रोक पाए। उनसे तो हम अच्छे हालात में जी रहे हैं, तो हम कोई परेशानी में नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है। लेकिन हम सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी संभालें। तो कैसे आज हम खा रहे हैं, 2 वक्त का अच्छा रोटी खा रहे हैं, हमारे किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि भूखमरी के बाबा साहब की तरह नहीं है कि वो बासी जो आटे की जो बची हुई रोटियां, जो रमाबाई अम्बेडकर जो बासी आटे की बची हुई रोटियों के लड्डू बनाकर जो भेजती थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई के दौरान दिन में लंच होता था उनका, वो लंच में उन लड्डुओं को खा के, पानी पी के उन्होंने पढ़ाई करी। हमारे इतने बुरे हालात तो नहीं है ना। तो हम आज केवल पैसे के पीछे भागने लगे हैं। मैं यहाँ पर फिर वो पीड़ा आ जाती है कि हमारे ज़्यादातर अच्छे अधिकारी कर्मचारी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने में लग गए। जिनको व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सौंपा गया था, वो आज कह रहे हैं आर्थिक आज़ादी का अभियान में लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपके पास अच्छी खासी तनख्वाह आ रही है, अच्छी खासी पेंशन है, आपको आज अब इतना चाहिए कि आप आर्थिक आज़ादी अगर आ जाएगी, हमारी सारी आज़ादियाँ, आपको दुश्मन ने आपके आंदोलन से, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन से भटका के वहाँ आपको भटका दिया और आप भटक के ये काम कर रहे हैं। ये आर्थिक आज़ादी का अभियान छोड़िए, ये इस अभियान में व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में जुटिए, तब कुछ होना है। नहीं तो कंपनियों के प्रोडक्ट बेचते रहोगे, कंपनियों के प्रोडक्ट बेच के जितना माल कमाओगे, एक पल भर नहीं लगेगा ये सारी बिल्डिंगें और ये प्रॉपर्टी आपके धराशायी होने। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत देर सुना, मुझे भी झेला, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और मिलते रहेंगे।